कृषि व कृषकों के विकास के लिए सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जाते हैं उनके पीछे होता है एक बहुत बड़ा तंत्र, गहन चिंतन व लंबे अनुभव के कारण प्राप्त हुई सूझबूझ। इसमें पूर्ण रूप से समर्पित कुछ अनजान चेहरे इस पूरे प्रयास को दिशा देते हैं। इस पूरे तंत्र को न समझ पाना या समझने का प्रयास भी न करना एक आम विषय है। इस विस्तृत प्रक्रिया से गुजरकर नियम कानून बनते हैं जिन्हें योजनाओं के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। खेत खलिहान कृषकों से ज्ञान नामक इस श्रृंखला में हम आपको मिलाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो कि कृषकों के लिए हो रहे इन प्रयासों में प्रभावी योगदान दे रहे हैं या किसी प्रकार से उन्हें दिशा दे रहे हैं। यह कार्यक्रम माध्यम बनेगा आपके लिए विभिन्न संस्थानों को, विभिन्न विभागों को जानने का, तथा आप यह भी जान पाएंगे कि उन विभागों का क्या योगदान रहता है। इसी कड़ी में आइए आज मिलते हैं SFAC यानी स्मॉल फार्मर्स एग्रो बिजनेस कंसोर्शियम की MD नीलकमल दरबारी जी से। भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ अधिकारी नीलकमल दरबारी जी का एक लंबा अनुभव कृषि मंत्रालय के इस महत्वपूर्ण संस्थान SFAC को सशक्त व प्रभावी बनाकर कृषकों व कृषक समूहों के कल्याण के लिए काम आ रहा है। तो आइए नरेंद्र मोदी ऐप वर्चुअल मीट के इस एपिसोड में जानें SFAC के विषय में तथा किस प्रकार से किसान व उनसे जुड़े लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने भी दर्शक हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने अभी शुरुआती क्लिप में देखा, खेत खलिहान कृषकों से ज्ञान, ये श्रृंखला हमने शुरू की थी। हमारा प्रयास था कि कृषकों, कृषि और उससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी भ्रांतियां, उसको दूर कर सकें और आप लोगों तक एक सरल और सहज भाषा में जानकारियां पहुंचा सके। ये हमारा प्रयास है पूरी टीम की तरफ से। और आज हमारे साथ आज की मुख्य मेहमान है SFAC, जिसे स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम यानी कि लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, उसकी प्रबंध निदेशिका, मैनेजिंग डायरेक्टर नीलकमल दरबारी जी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। और इससे पहले कि हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं, हम आपसे ही जानना चाहेंगे, कुछ आप ओपनिंग रिमार्क्स दें, वो SFAC संबंधित हो या फिर कृषि किसानी संबंधित, और फिर हम इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चलेंगे। देखिए, सभी को मालूम है और बार बार ये बात आती है कि अभी भी हमारे देश में 55% के लगभग जो जनता है वो किसी ना किसी रूप में कृषि से जुड़ी हुई है। चाहे वो खेती करते हों, चाहे वो पशुपालन करते हों, चाहे वो मत्स्य पालन करते हों, चाहे वो हनी बी का काम करते हों, लोग फलों की, फूलों की खेती करते हों, लेकिन खेती से जुड़ाव अभी भी अलग अलग क्षेत्रों में कहीं 70 भी होगा तो कहीं 40 भी होगा, परंतु अधिकांश लोग अभी भी, आधे से ज्यादा भारत की जनता जो है वो किसी ना किसी रूप से जमीन से जुड़ा व्यवसाय करती है अपनी आजीविका का पालन करने के लिए। और इतना बड़ा तबका जब हमारा अभी ऐसा महसूस करता है कि उसको अपनी उपज का या अपनी मेहनत का पूरा मेहनताना नहीं मिल पाता है बाजार से, तो गंभीर विषय है और उसके विषय में सोच करना आवश्यक हो जाता है। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार ने 2014 के बाद से कई सारे ऐसे प्रयास किए हैं, कई सारी ऐसी वो योजनाएं लाए हैं जो कि इसी एक गूढ़ प्रश्न को उत्तर देने के लिए लगी हुई है कि किस प्रकार से किसानों की आय में वृद्धि हो। किसान अपनी साल भर की मेहनत करता है, हर खरीफ या हर रबी के मौसम में वो अपनी मेहनत लगाता है। कई बार उसकी जो लागत आती है वही पूरी नहीं निकल पाती है, वो घाटे का सौदा करता है। इसको कैसे बदला जाए, इस सोच के चलते बड़ी सारी योजनाएं आई हैं नई, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक आई, जिसमें कि किसानों की रिस्क जो है खेती से जुड़ी हुई उसको कंपनसेट करने की कोशिश की गई और बड़ी मात्रा में लोगों ने इसका फायदा भी उठाया है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है कि कैसे पानी, चूंकि इस देश में अब किल्लत में आ चुका है, तो किस प्रकार से हम ऐसी सिंचाई की प्रणालियों को विकसित करें या उसको हम प्रोत्साहन करें जिससे कि पानी की बचत भी हो और किसान की उपज भी ज्यादा हो और उसको मूल्य भी ज्यादा प्राप्त हो। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक हो गई। फिर इसी प्रकार से इनाम की योजना आई कि हम कैसे किसानों को अपनी जो वो फसल मंडी में लेकर के आते हैं उसका अच्छे से अच्छा मूल्य मिल सके। और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तकनीकें आई हैं कि वो आप इंटरनेट पे जाइए और आप उसको अपनी बोली लगाइए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
और उसमें कोई भी बिड कर सकता है, उसको आप अपनी फसल को हाईएस्ट दाम पे बेचें। तो इस हिसाब से इनाम की परिकल्पना हुई और वो चल पड़ी। 1000 मंडियां करीब अभी हमारी इस इनाम की योजना से भी जुड़ी हुई हैं। और इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे इनिशिएटिव आए और इन सबके पीछे एक जो दारोमदार उठाया हुआ है कृषि मंत्रालय ने और हमारी जैसी संस्थाओं ने, ये है कि किसानों की आय को दुगना करने में हम किस प्रकार से समस्त अपनी योजनाओं का समन्वय स्थापित करते हुए किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचा सकें। और जब ये महसूस हुआ कि इनाम या जो हमारी मंडियों की व्यवस्था है उसके हमको पैरेलल अन्य विकल्प भी किसानों को देने चाहिए अपनी फसल को बोने की मार्केटिंग करने में। तो फिर ये 3 नए कानून भी आए जिसमें कि किसानों को ये मुक्ति मिली कि चाहे तो आप अपनी मंडी में जैसे बेचते आ रहे हैं वैसे बेचें और चाहे तो आप अपने फार्म गेट से बेचें, प्राइवेट प्लेयर को बेचें। और एफपीओ है जो कि हमारा संस्था चला रही है कार्यक्रम, एफपीओ का जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो कलेक्शन सेंटर हैं वहां से बेच लें आप। तो ये विकल्प प्रोवाइड किए गए किसान को कि बिल्कुल आप एक ही सूत्र में बंधे रहें और मंडी जाना आपके लिए परम आवश्यक हो, वो ना हो करके फिर आपको एक ऑल्टरनेट या जो विकल्प वो रखे गए। तो प्रयास तो यही है हर प्रकार से, हर ओर से और हर स्कीम से, हर योजना से कि कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, कैसे उनकी आय के साधन या उनकी जो फसल बेचने से जो उनको आय प्राप्त होती है वो कैसे बढ़े। तो उसकी ओर ये सभी प्रयत्नशील हैं और हमारी जो संस्था है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, उसका भी यही प्रयास रहता है। धन्यवाद मैम प्रारंभिक उद्बोधन के लिए। आपने काफी विस्तार से कई सारे बिंदुओं पर अपनी बात रखी और जैसा कि एसएफएसी भारत सरकार के उन संस्थानों में जिसका कार्य बहुत ही उत्कृष्ट है और बहुत सारे किसानों के जो जीवन है उनके में भी बदलाव आ रहे हैं, सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है उनके जीवन को। लेकिन जैसा कि बहुत लोग जानते हैं कि सामान्य रूप से इसका संस्था का नाम बहुत कम सुनने को मिलता है, चर्चाओं में इनका नाम नहीं आता एसएफएसी का। तो आपसे अनुरोध है कृपया आज का जो इस परिचर्चा का एक हमें मौका मिला है उसमें एसएफएसी के जो कार्य क्षेत्र है, उसकी जो योगदान है और उपलब्धियां, उसके बारे में अगर विस्तार से बताएंगे तो हमें भी जानकारी होगी, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी पता चलेगा एसएफएसी के बारे में। जी, एसएफएसी को देखिए स्थापित हुए कल यस्टरडे 19 तारीख को पूरे 27 वर्ष हुए हैं। हमने कल यहाँ पे एक छोटा सा अपने लोगों के बीच में एक उत्सव रखा था कि हम अपने इस संस्थापक दिवस को किस प्रकार से मनाएं। और मनाने का कारण यही होता है कि हम अपने जो हमारे कमिटमेंट्स हैं या जो हमारे उद्देश्य हैं उनके प्रति हम एक बार से फिर कटिबद्ध हो जाएं, एक बार फिर हम अपने आप को उसके बारे में रिमाइंड करें कि ये हमारा दायित्व है, ये हमारा एक किसी सोच से, किसी परिकल्पना से इसको स्थापित किया गया था। हम उस और काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको हम एक सूक्ष्म तौर पे देखें और उसमें अपनी कोई हमें कमी नजर आती है तो हम उसको सुधार लें, या हमारे अंदर कोई अच्छी चीज है तो उसको हम कैसे बढ़ा लें। तो इस उद्देश्य से कल हमने अपना स्थापना दिवस मनाया था और 27 वर्ष इस संस्था को बनाए हुए हैं। ये कृषि मंत्रालय द्वारा सपोर्टेड एजेंसी है, स्वायत्त शासी संस्था है। मैं इसकी प्रबंध निदेशक हूँ और सेक्रेटरी सचिव जो सचिव कृषि हैं वो हमारे वाइस चेयरमैन हैं और मंत्री जी जो हैं वो हमारे संस्था के अध्यक्ष होते हैं। तो ये एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में काम करती है और इसका काम अधिकांश तौर पे देखा जाए तो यही है कि जो हमारे सीमांत और लघु कृषक हैं उनको किस प्रकार से हम अपनी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से जोड़ सके, मुख्य धारा, कृषि की मुख्य धारा से जोड़ सकें और किस प्रकार से उनको हम सपोर्ट कर सकें। क्योंकि ये माना जाता है कि जो बड़ा किसान होता है वो संसाधनों को एक तरफ से पकड़ने में उसके लिए ज्यादा सरल होता है, ज्यादा संभव हो पाता है, जबकि छोटा किसान होता है, मार्जिनल किसान होता है, वो लोग थोड़ा सा छूट जाते हैं कभी। तो ये संस्था इसी उद्देश्य से बनाई गई थी कि स्मॉल फार्मर्स जो है या जो हमारे लघु कृषक हैं, जो सीमांत कृषक हैं, उनको कैसे जोड़ें कि वो अपने कृषि को एक व्यवसाय के रूप में देखें और उसमें उनको जो इन्वेस्टमेंट की या जो उनको पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है उसमें हम किस प्रकार से उनकी मदद कर सकते हैं। ये तो हमारा उद्देश्य है इसमें काम करने, इस ओर काम करने के लिए। उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमने कुछ स्कीमें बना रखी हैं जिससे कि हम डायरेक्ट किसानों को भी फायदा देते हैं, एफपीओस को भी फायदा देते हैं, जो उद्यमी हैं जिनको एग्री बिजनेस हम कहते हैं, जो कि कृषि से जुड़े हुए छोटे छोटे उद्योग हैं वो लगाते हैं। जैसे गांव में किसी ने दाल मिल लगानी हो या किसी ने आटा चक्की लगानी हो या किसी ने अन्य प्रकार का कोई जैसे
मैं सोचती हूँ कि जैसे काजू का काम कर रहे हैं, जो काजू की फसल उनके उसकी प्रोसेसिंग करके, प्राइमरी प्रोसेसिंग करके, पैकेजिंग करके फिर उसको बेचना है। उसमें जो उनका पूंजी निवेश होता है, कई बारी उनको डिफिकल्टी आती है, उसमें उनको अड़चनें आती है, तो उसको हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं और हम किन-किन योजनाओं के थ्रू इनका बढ़ावा कर सकते हैं। तो ये तो हमारा काम है। अब आप कहेंगे तो मैं विस्तार से स्कीम्स के बारे में बता दूँगी। जी मैम, प्लीज। तो एक हमारी स्कीम है जो कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लोगों के ध्यान में आ गई है, वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की स्कीम। कि ये एक बात महसूस की गई कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए, किसानों से जुड़ी स्कीम के लिए, इंडिविजुअल किसान को पकड़ना, यानी एक-एक किसान को पकड़ना, व्यक्तिगत तौर पे पकड़ना या उनको किसी प्रकार से लाभान्वित कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हालाँकि वो भी जुड़ते हैं इसमें, लेकिन अगर उनको संगठित किया जाए, एकत्रित किया जाए, उनका एक एग्रीगेशन किया जाए, तो उसको फ़ायदा पहुँचाने में थोड़ी सहजता होती है। किसान को खुद को भी होती है और जो स्कीम लेकर के आते हैं उनको भी सहजता होती है। किसानों को सबसे बड़ी सहजता ये होती है एफपीओ बनाने के माध्यम से। पहले तो मैं ये बता दूँ कि एफपीओ क्या है? एफपीओ एक्चुअली एक किसानों का समूह है जिसको कि कंपनी के रूप में हम दर्ज करा देते हैं। और कंपनी के रूप में दर्ज होने के साथ में उनके बहुत सारे आयाम खुल जाते हैं। जैसे कि उनकी एक मैं हमेशा ये इस बात का उदाहरण देखती हूँ कि एकता में शक्ति है। एक जना भार नहीं फोड़ेगा, लेकिन अगर हमने बहुत सारी और या फिर एक जिसे कहते हैं एक है उँगली है और अगर 5 देख लिया तो एक हाथ है या मुट्ठी है। उस वो जो संगठनात्मक शक्ति किसी भी चीज़ में आती है, वो लोगों के जुड़ने से आती है। तो किसान अगर आपस में जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। जैसे कि माइक्रो फाइनेंस या बैंकों से फाइनेंस लेना या आपकी जो आज की तारीख में एनबीएफसीज़ हैं, है ना? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, उनसे आप लोन ले सकते हैं। और इकट्ठे आप जब लोन लेते हैं तो आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप बार्गेन कर सकते हो कि नहीं मुझे नहीं देना 15% पे नहीं चाहिए, मुझे तो आप 11% पे देते हो तो दो। इस प्रकार या हम बीज आप हमको देर से देते हो या हमारे बीज के जो एजेंट हैं वो मिलावट कर देते हैं और हमें खराब क्वालिटी का बीज मिलता है। तो जब फार्मर इकट्ठे हो जाएँगे तो वो प्रेशर डाल सकते हैं, प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं कि वो बीज के लिए, खाद के लिए नेगोशिएट करें और उनको अच्छी क्वालिटी का सही समय पे और सही जगह पे खाद और बीज प्राप्त हो जाए। तो ये संगठनात्मक जो उनकी एक संभावनाएं हैं वो खुलती जाती हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है वो है मार्केटिंग से संबंधित। किसान ने सब कुछ जुगाड़ कर लेता है, लेकिन जब वो जाता है मंडी में या कहीं और अपना माल बेचने के लिए तो पता चलता है कि साहब दाम ही नहीं मिल रहे हैं उनको उचित, या इतनी बम्पर क्रॉप हो गई कि दाम क्रैश कर गए। तो उसके लिए फिर ये है कि आप पहले से मार्केटिंग टाई अप करके रखो। बड़ी-बड़ी कंपनियां आजकल हैं, छोटी लोकल कंपनियां भी हैं जो कि इकट्ठा कर लेती हैं प्रोड्यूस लोगों का उपज को इकट्ठा करके और आपसे बातचीत करके उचित मूल्य देती हैं। परंतु वो तभी संभव होता है जब मान लीजिए उनको भारी मात्रा में, अब छोटा-सा मान लीजिए बीकानेर है, वहाँ पे अगर मूँग हो रही है या मोठ हो रही है, तो एक-एक फार्मर अगर मान लीजिए 20-20 क्विंटल भी ला रहा है और अगर आपने 1000 फार्मर जोड़ दिए या आपने 200 फार्मर भी जोड़ दिए, तो वो टनों में चली जाती है संख्या। तो जब एक बायर आता है उसको 10-20 जगह से 20-20 क्विंटल उठाने से अच्छा है कि वो अगर एक जगह से 1 टन उठा लेता है तो उसके लिए भी सरल पड़ता है और बेचने वालों पे और दाम उचित मिल जाते हैं। तो ये एक प्रकार से मार्केटिंग में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि एग्रीगेशन पे, कलेक्शन पॉइंट पे आकर के और पहले से बातचीत करने के वजह से किसानों को अच्छा दाम अपनी उपज का मिल जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये सबसे बड़ी हमारी एक योजना जो है और अभी गत वर्ष में इसको 10,000 नए एफपीओ बनाने का हमको दायित्व सौंपा गया है, जो कि अब 2-3 एजेंसी और जुड़ गई हैं, एनसीडीसी भी जुड़ गई है, नाबार्ड भी जुड़ गया है और भी कर्नाटका की एक संस्था है। तो इस तरह से करके 3-4 अभी लोग जुड़े हैं इस कार्यक्रम में कि 10,000 एफपीओ अगले 3 साल में 3 से 5 साल के बीच में बनेंगे और उनको सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। सहायता किन रूपों में मिलेगी? एक तो इक्विटी ग्रांट, जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसमें जो मेंबरान होते हैं, जो सदस्य होते हैं उस कंपनी के, वो अपनी पूंजी का निवेश करते हैं। वो ₹1000 दें, चाहे ₹2000 दें, लेकिन हर अगर 300 फार्मर ने एक कंपनी बनाई और उन्होंने 2-2 हज़ार रुपए दिए तो जाकर के आपके 6 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। लेकिन सरकार चाहती है कि संख्या बढ़े, 300 तो मिनिमम है, लेकिन आप चाहें तो उसको 1000, 1200, 1500 तक जितना भी चाहें ले जा सकते हैं। हम अपनी तरफ से जितनी आपने इक्विटी इकट्ठी कर लेते हैं, जितनी भी आप अपनी पूंजी इकट्ठी कर लेते हैं, उतना ही हम आपको एक ग्रांट के रूप में देते हैं। वो लोन नहीं है, वो पूंजी हमने आपको दी और वो आपकी हुई। अब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, चाहे आप अपनी बैंकिंग की जो नीड है, जैसे कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको मानते हुए आप बैंक से और ले लें। तो ये इक्विटी ग्रांट हम दे देते हैं।
एक तो हमारा ये कंट्रीब्यूशन रहता है। दूसरी हम एक स्कीम चलाते हैं, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, वीसीए स्कीम, यानी कि जो छोटे-छोटे लघु उद्यमी हैं, जो कि कृषि की उपज को प्रोसेस करना चाहते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बोला था कि इस प्रकार के छोटे-छोटे उद्योग होते हैं, कभी घरों में लोग मिल लगा लेते हैं, कभी वो छोटे से अपने खेत के कोने में कुछ लगा लिया, एक मिल लगा ली, एक प्लांट लगा लिया और उसमें वो कुछ निवेश करके चाहते हैं। तो वो उसमें जो भी वो इक्विटी लगाते हैं तो उसका 26% हम इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं उनको। और और वो जैसे मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए लगाया तो या आपकी पूंजी मान लीजिए अगर खुद की जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपका खुद स्वयं की पूंजी है, बैंक की नहीं, वो अगर 1 करोड़ है तो 26 लाख रुपए हम आपको उसके अंदर देते हैं एक्स्ट्रा, और ताकि आपकी प्रोजेक्ट की जो साइज में, प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट में कोई अगर गैप है, प्रॉफिटेबिलिटी में कोई गैप है तो वो इससे पूरा होता है और आप उसको आसान किश्तों में हमें लौटा सकते हैं, जिसमें कि कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हम अपनी तरफ से एसएफएसी की तरफ से हम कोई उसमें वो भी नहीं रखते हैं, मॉर्गेज वगैरह भी नहीं लेते हैं। वो बैंक ने लोन पास कर दिया और हम फिर उसके बाद में आपको दे देते हैं। इसी प्रकार से हम एक चलाते हैं स्कीम जो कि वो है हमारी क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जो बैंकों को हम देते हैं। ये एफपीओस के लिए है स्कीम, कि किसी एफपीओ को वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए या उसको पूंजी निवेश के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, मान लीजिए उसे अपना कलेक्शन सेंटर बनाना है, उसे प्लेटफॉर्म बनाना है, या उसे कोई प्रोसेसिंग ग्रेडिंग की मशीन लगानी है, पैक हाउस लगाना है, कुछ भी लगाना है, उसके लिए अगर उसको कुछ चाहिए और बैंक उसको 1 करोड़ रुपए तक का लोन दे रहा है, तो हम उस बैंक, जो बैंक उसको लोन दे रहा है, उसकी हम गारंटी लेते हैं। लेनदार कोई है, देनदार कोई है, और सरकार गारंटी लेती है उसकी तरफ से, जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, उसकी तरफ से सरकार गारंटी बैंक को देती है कि ये आपका बंदा जो है, ये आपने इसको लोन दे दिया, ये आपका लोन जरूर वापस करेगा। लेकिन अगर नहीं देता है किन्हीं कारणों से, मान लीजिए उसका घाटा हो जाता है, नुकसान हो जाता है, वो नहीं उसमें चल पाता है, तो हम बैंक का पैसा दे देंगे। ये बहुत बड़ी एक बात है कि सरकार का ये जो है उद्यमियों के प्रति फेथ है। छोटे-छोटे उद्यमी जो गाँव से उठ के आए हैं, उनके प्रति फेथ है कि वो अगर बैंक में जाते हैं तो उनको बिना किसी कष्ट के, बिना किसी इंटरेस्ट के और बिना किसी अ, अड़चन के उनको हम गारंटी देंगे कि आप लगाओ अपनी इंडस्ट्री और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये 3 स्कीम है जो हम चला रहे हैं और इनमें सब में इजाफा हुआ है। ये जो 10,000 एफपीओ की स्कीम आई है, उसमें इन सबको हमने बढ़ोतरी की है। पहले जैसे किसान को 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट पे गारंटी मिलती थी एफपीओ को, अब 2 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट पे हम गारंटी देंगे। तो ये हर समय सीमाएं जो है सरकार बढ़ाती जा रही है कि किस प्रकार से भी इसमें फायदा लोगों को हो। हमारा और एक इनाम के विषय में मैंने आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जिसमें कि जो मंडियों से जुड़ा हुआ है, कि किस प्रकार से वहां पे जो भी ट्रेड होता है, जो किसान आते हैं अपनी उपज को बेचने के लिए, उसको कैसे वो इलेक्ट्रॉनिकली करें। इलेक्ट्रॉनिक करने से फायदा है कि एक तो पारदर्शिता आती है कि कितने किसान आए, कितने गए, कितनी फसल आई, कितनी उपज आई, कितना उसका वेट निकला। पहले के समय में हमें याद है, हम जब और छोटे थे तो हम ये देखते थे कि वो वे करने में ही, जिसका तुलाई करने में ही बहुत नुकसान घाटा दिखा दिया जाता था। वो लेके आया है मान लीजिए कि 100 क्विंटल और उसको दिखाया जाएगा कि वो तो 80 क्विंटल ही निकला या 90 क्विंटल ही निकला। तो ये संभव नहीं है। अब आज की तारीख में वो जब जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगे हुए हैं और वो पूरा नेट पे जुड़े हुए हैं और वहां पे जिस जिस प्लेटफॉर्म पे उसका वे हुआ, उसका डेटा कैप्चर करके वो सेंट्रलाइज्ड उसमें आ जाएगा। तो जिसे कहना चाहिए कि शोषण करने की संभावनाएं और किसानों की की उपज की उचित मूल्य, उचित क्वांटिटी का माप करना, ये सब इनाम की वजह से संभव हो रहा है। धीरे-धीरे हो रहा है। बहुत, मैं कहूंगी कि करीब हमने इनाम के माध्यम से 1 लाख करोड़ से ऊपर का व्यवसाय कराया हुआ, 1,16,000 करोड़ का व्यवसाय कराया है हमने। हमारे करीब 1 करोड़ 70 लाख फार्मर इस इनाम की व्यवस्था से जुड़े हैं, कमीशन एजेंट भी जुड़े हैं, बायर्स भी जुड़े हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में जब 1000 मंडियों में लोग जुड़ गए हैं पिछले 4 सालों में, और ये कार्यक्रम आगे चलता है जैसे, तो और बड़ी मात्रा में लोग आएंगे। और एक बात मैं बताऊं, बहुत सारी मंडियां ऐसी भी हैं इसी 1000 मंडियों में, जहां लॉट की जो बोली लगती है, जो एक किसान अपना वो लेकर के आता है, ट्रक लोड लेकर के आता है, उसके लॉट बनते हैं। तो एक लॉट पे कहीं 3 बोली लगती है, कहीं 4 बोली लगती है। लेकिन ऐसी भी मंडियां हैं जहाँ पे 20-20 बोलियां लग रही हैं। तो जितनी बोली लग रही है उतनी, यानी कि इसमें एक प्रकार से जिसे कहना चाहिए, उसमें या कॉम्पिटिटिव रेट आ रहे हैं,
है, तो कॉम्पिटिटिव रेट आने में तो फिर किसान का फायदा है, वो चुने कि किसको बेचेगा, कहाँ उसको ज्यादा दाम मिल रहा है। अब वो इंटर स्टेट भी ट्रेड कर सकता है और अपनी मंडी जो जिससे वो जुड़ा हुआ है उसके अलावा अपने प्रांत में ही दूसरी मंडी से भी ट्रेड कर सकता है। तो ये सब चीजें जो है ये एक प्रकार से मैं सोचती हूँ कृषि के आधुनिकीकरण, कृषि बाजार के व्यापकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई स्कीम्स है। एक छोटी स्कीम हम और चलाते हैं दिल्ली किसान मंडी की। दिल्ली किसान मंडी क्या है? दिल्ली किसान मंडी डायरेक्ट एफपीओ को और बायर को जोड़ती है और वो बहुत ही सफल मंडी है क्योंकि उसमें डायरेक्ट हो रहा है। कम लोग जुड़े हैं अभी, लेकिन हमने इसको भी कोविड-19 के दौरान उसके काम को हमने खूब बढ़ाया और जितना काम पिछले 4 साल में नहीं हुआ था उससे ज्यादा काम हमने 5 गुना काम हमने इस कोविड लॉकडाउन के दौरान दिल्ली किसान मंडी के मार्फत किया। तो ये सब हमारी स्कीम्स हैं जिनसे हम जुड़े हुए हैं। पहले हमारी 585 मंडियां जुड़ी हुई थी, हमने लॉकडाउन के दौरान 415 मंडियां इनाम से जोड़ी हैं, अब हमारी 1000 मंडियां हो गई। तो हम बढ़ रहे हैं आगे और हम सोचते हैं कि हमारे इन्हीं प्रयासों से छोटा जो किसान है उसको फायदा होगा। धन्यवाद मैम, काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने, चाहे वो इनाम से संबंधित हो या फिर 26% की जो आपने वो बताई मूल्य की, मगर 1 करोड़ है तो उस पर 26 लाख वो देते हैं, या फिर इनकेस छोटा उद्यमी अगर लोन किसी कारणवश नहीं भी दे पाता वापस, तो सरकार गारंटी ले रही, मतलब इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अच्छी सारी चीजें। और कोविड के बारे में हमने बाकी तो सुना था, एसएफएसी ने भी 415 और जोड़े, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा माइलस्टोन है, मैं कहना चाहूंगा। और परिचर्चा को आगे ले चलते हैं, अरविंद जी से अनुरोध करूंगा, अरविंद जी आप कृपया प्रश्न पूछें और आगे की तरफ ले जाएं। मैम, किसानों की आय को दोगुना करने के विषय में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। इस विषय में एफएसी का क्या योगदान है और आप अपने अनुभव से इस विजन को किस हद तक साकार होता देख रही हैं? देखिए, मैं सोचती हूँ कि एसएफएसी एक बहुत छोटी संस्था है, हम दिल्ली में सीमित हैं, हमारा एक ऑफिस गुवाहाटी में है और हम इस पूरे महायज्ञ में अपना छोटी सी एक आहुति हम भी देते हैं। और जो हमने अभी पहले जिक्र किया कि हमारी ये जो स्कीमें हैं ये डायरेक्ट बेनिफिट की हैं किसानों को। इसमें हम चाहे इंडिविजुअल किसान को पकड़ें, चाहे हम एफपीओ को देखें, हमारे किसान अच्छे से लाभान्वित हो रहे हैं। अभी कल हमारा जो मैंने बताया हमने अपना स्थापना दिवस का हमने आयोजन किया था, तो उसमें एक एफपीओ आए थे वो महाराष्ट्र से। उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे अपनी शुरुआत की थी, कुछ वो 40-45 लाख रुपए का उनका टर्नओवर हुआ था पहले साल में। इस साल में उनको 9 करोड़ का टर्नओवर हुआ है एफपीओ को, और अब उनका लक्ष्य है कि वो अगले साल तक अपने टर्नओवर को 50 करोड़ तक ले जाए। तो ये तरह तरह के प्रयास हैं। कुछ किसानों ने, जैसे कि जो नहरी इलाकों में इरिगेशन करते थे, फ्लड इरिगेशन करते थे और बहुत वेस्टेज होती थी उसमें, उन्होंने स्विच किया है, कुछ कानूनों की मदद से, कुछ वो अपने इनिशिएटिव से, कुछ अवेयरनेस जनरेशन से, तो कॉस्ट रिडक्शन हुआ है। तो जहां कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, उत्तम सीड मिल रहे हैं उनको। तो सॉइल टेस्टिंग का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम चला है। तो सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से जब उनको पता, पहले क्या होता था, किसान को जिसने बोला कि तुम अपने खेत में ये नाइट्रोजन डाल दो और ये यूरिया डाल दो और ये फास्फोरस डाल दो, और वो डालता जाता था। अब उसको पता है कि सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से कि मेरी सॉइल में क्या कमी है, अगर मेरी सॉइल में एक्स की कमी है तो मैं एक्स की ही क्वांटिटी डालू ना, फिर मैं वाई जेड क्यों डालू। तो वो कॉस्ट कटिंग उसकी हो जाती है कि एक बड़ा इन्फॉर्म्ड सा वो डिसीजन लेता है कि हाँ, मुझे आज मालूम है कि मेरी सॉइल के न्यूट्रिशन में फला न्यूट्रिएंट की कमी है, तो मैं उसी न्यूट्रिएंट को डालूं, अन्य न्यूट्रिएंट को क्यों डालूं। तो ये जहां जहां आपने देखा कि ये सब कॉस्ट कटिंग के मेजर्स हैं। तो एक तरफ से कॉस्ट कटिंग की जाए और दूसरी तरफ से आपको मार्केटिंग के जरिए अच्छे मार्केट में अच्छी एक्सेस आपको मिले और आप अपनी फसल के उच्चतम दाम प्राप्त कर सकें, ये प्रयास है। और जहां जहां हम लोगों ने कृषि मंत्रालय के सानिध्य में और अन्य स्कीमों के साथ कन्वर्जेंस करते हुए काम किया है, हमको तो आशा से बियॉन्ड रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने काफी विस्तार में अभी तक की परिचर्चा जो चल रही है हमारी काफी अच्छी चल रही है। और मेरा भी आपसे एक प्रश्न यह है कि आपकी कुछ सक्सेस स्टोरीज जाननी है हमें, कि आपकी संस्था की जो सक्सेस स्टोरीज हैं कि जिससे आप स्वयं भी प्रभावित हुई हो, और सक्सेस स्टोरी सुनते ही जो सबसे पहला जो थॉट आपके मन में आता है वो क्या है, वो भी हमसे साझा करें। धन्यवाद।
देखिए, हमने एक प्रोजेक्ट चलाया था बीच में कि किस प्रकार से ये जो एफपीओ हम बनाते हैं, बहुत सारे एफपीओ बने हैं देश में, करीब 6-7 हज़ार के करीब आज की तारीख में देश में एफपीओ हैं, जिसमें से एसएफएसी ने अकेले करीब लगभग 1000 एफपीओ जो है एसएफएसी के द्वारा बनाए गए हैं। कुछ नाबार्ड ने बनाए हैं, कुछ अन्य लोगों ने बनाए होंगे, कुछ ही ट्रस्ट ने, प्राइवेट कंपनीज ने भी बनाए हैं। तो हमने अपने जो एफपीओ थे हमने उनकी स्टडी कराई और हमको ये पता चला कि इसका सबसे बड़ा जो एक जिसे कहते हैं ना एक मिसिंग लिंक, जो एक कड़ी अधूरी रह जाती है, टूट जाती है बीच में किसानों के और मुनाफा कमाने में, वो है मार्केटिंग की। कि सब ठीक हो जाता है, सॉइल भी आपने टेस्ट कर ली, इरिगेशन भी ठीक कर लिया आपने और उपज भी, सीड भी आपको अच्छा मिल गया, बीज भी, और आपने अपना हर प्रकार से कॉस्ट कटिंग करते हुए एक बड़ी अच्छी सी आपकी हार्वेस्ट आ गई मार्केट के अंदर। लेकिन जब आप बेचने गए तो आपको उचित दाम नहीं मिले। तो ये हमने पकड़ा कि इसमें सबसे बड़ी कड़ी जो मिसिंग लिंक है वो है मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग का किसान बंधा हुआ है किसी ना किसी रूप में, वो बाध्य हो जाता है कि वो जाए और जो उसकी मंडी उसके लिए आइडेंटिफाइड है और जो उसके पुश्तैनी तौर पे चला आ रहा सिस्टम है उसी में जाए वो। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक पायलट किया था, हमने वो मंडी का रास्ता एक तरफ रखते हुए हमने ये फ्रूट एंड वेजिटेबल में हमने एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमने उनको डायरेक्ट बड़ी कंपनियों के साथ में जोड़ा, जैसे मदर डेयरी सरकारी कंपनी है, वो खरीदती है बड़ी मात्रा में, उनके साथ हमने ये 30 एफपीओ थे जिनको हमने जोड़ा, अलग अलग प्रांतों में थे ये। तो हमने छोटा प्लॉट प्रोजेक्ट था, हमने मदर डेयरी के साथ में जोड़ा, हमने एक कर्नाटका में कंपनी है उसके साथ में जोड़ा उसका, और एक हमने उनको जोड़ा गोदरेज के साथ में जोड़ा। तो ऐसी और कंपनियां हमने जैसे बिग बास्केट के साथ में जोड़ा। तो ये कंपनियां जो डायरेक्ट एफपीओ से या फार्मर से प्रोड्यूस उठाती हैं, हमने ये देखा कि प्रथम वर्ष में ही, इन द फर्स्ट ईयर जो ये पायलट हमारा चला, उसमें 8 से 10% अधिक वसूली किसानों को हुई, ज्यादा उनको पैसा मिला बनिस्बत इसके कि वो ट्रेडिशनल या अपने प्राचीन तरीकों से बेचते अगर तो इस प्रकार से हम देखें तो ये हमारी अपने आप में ये प्रोजेक्ट एक बहुत सक्सेसफुल रहा। और इंडिविजुअल या मैं अगर किसी कंपनी का नाम बताऊं तो हमारी कोयम्बटूर में तमिलनाडु के अंदर एक कंपनी एफपीओ हमने प्रमोट किया है, उसका नाम है वेलांगिरी उधावन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। अब वो 2013 में बनी, 1-2 साल तो आप समझ लीजिए एक्सपेरिमेंट में ही लग गए उनके। आज की तारीख में उनके साथ में 1000 किसान जुड़े हुए हैं, 1000 से ऊपर किसान जुड़े हुए हैं, और उन्होंने गत वर्ष में 11 करोड़ का टर्नओवर किया। मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा काम किया। वो कोकोनट में भी काम करते हैं, उन्होंने कोकोनट फ्रूट को भी बेचा, उन्होंने कोकोनट का ऑयल की प्रोसेसिंग यूनिट लगाई, वो उसको बेच भी रहे हैं। तो ये जितना भी वो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उतना ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, उतना ही ज्यादा शेयर जो उनके शेयर होल्डर हैं उनको अपने मुनाफे में हिस्सा मिलता है उनको। तो एक मैं ये सोचती हूँ हमारा अच्छा एग्जाम्पल रहा। और एक हमारी कंपनी महाराष्ट्र की मैं बताऊं, उसका नाम है जय सरदार कृषि विकास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये भी बहुत छोटे से मात्रा में शुरू की गई कंपनी थी और 2016 में शुरू हुई। इनकी पूंजी निवेश भी मात्र 10 लाख का ही था और 1000 फार्मर इन्होंने जोड़े। लेकिन अब आज देखिए उनका 2.5 करोड़ से ऊपर उनका टर्नओवर हो चुका है। आज अभी तीसरा ही साल है उनका भी कंप्लीट हुए। तो काम क्या करते हैं, वो दालों का काम करते हैं और कॉटन का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते जाइए, वेस्ट बंगाल में भी हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं। एक कंपनी है जो वहाँ पे छतना एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, उन्होंने अपनी 2015 में शुरुआत की थी एफपीओ की। आज उनका टर्नओवर जो है 4.5 करोड़ है। और मैं इन सब की बात अगर छोड़ दूं तो मैं आपको एक जो सबसे सक्सेसफुल हमारी एफपीओ है या जो देश की सबसे सक्सेसफुल एफपीओ है वो सह्याद्री है, जो कि अंगूर का काम करती है। अंगूर जो फ्रूट नासिक बेल्ट में होता है उसका उन्होंने बहुत छोटे से रूप में बहुत साल पहले उन्होंने कभी एसएफएसी से मदद ली थी, पर वो तो बहुत बड़े हो गए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा उन्होंने अपनी साइज को भी बढ़ाया है, अपना दायरा भी बढ़ाया है। पहले वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचते थे, आज वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप के अंदर। एफपीओ ही है वो भी, 400 करोड़ का उनका आज की तारीख में टर्नओवर है। तो ये सक्सेस स्टोरीज देश में बहुत हैं और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम इन सबको एक मंच पे लाएं और एक दूसरे से इनकी बेस्ट एक्सपीरियंसेस को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कराएं, ताकि जो लोग नए इस काम में घुस रहे हैं या जो लोग एफपीओ के माध्यम से अभी अभी व्यवसाय करना शुरू कर रहे हैं वो समझें और सीखें कि क्या चीजों की बात है जो हम देखें तो हम भी किसी ना किसी दिन जाकर के 400 करोड़ की कंपनी बनाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि हमेशा एक पॉजिटिव सोच रख के जब हम चलते हैं तो उसका हमको हर जगह
सिर्फ एक सक्सेसफुल मॉडल ही दिखाई देता है। और मैं नहीं सोचती, जो फेल होते हैं वो भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि फेलियर नहीं है, लेकिन वो भी हमारे लिए एक सीख का काम करती है कि किन कारणों से वे फेल हुए, या किन कारणों से उनको वो आशातीत उनको नहीं मिल पाई सफलता जो कि अन्य लोगों को मिली। तो उससे हम सीख लेते हैं और हम लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से आप ये करिए। इनाम की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जो लोग पहले कभी जानते नहीं थे कि हमारी फसल की हम तुलाई भी करवा सकते हैं ढंग से। उन्होंने तुलाई करना सीखा इलेक्ट्रॉनिक कांटे के नाते। बहुत छोटे छोटे किसान हैं जो कि इन चीजों से फायदा उठा रहे हैं। वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम है जो हमारी, जिसमें कि हम उद्यमियों को पैसा देते हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे उन्होंने 1-2 करोड़ रुपए से शुरुआत की, उसमें बैंक से लोन लिया, हमसे लोन लिया, अपनी कैपिटल लगाई, आज उनका टर्नओवर 15-20 करोड़ रुपए है। तो मैं सोचती हूँ कि हमने करीब 2,500-3 हजार वेंचर कैपिटल असिस्टेंस की स्कीमों को चलाया है हमने, प्रोजेक्ट्स को चलाया है हमने। और हमारी, मैं आपको ये भी बता दूं, जहां हम लोन देते हैं वो 26 लाख की जो आपने बात की थी, उस प्रकार का जहां हम लोन देते हैं उसमें अपर लिमिट 50 लाख है। 50 लाख रुपए तक का हम लोन देते हैं। उसमें हमारी रिकवरी, जो बैंकिंग क्षेत्र की रिकवरी का परसेंटेज है, उससे ज्यादा है। तो हमारा तो चूंकि छोटा किसान है, तो वो 70-75% के करीब हमारी रिकवरी हो जाती है आराम से, बिना हमारी तरफ से कोई खास प्रयास के। इस गत वर्ष में थोड़ा सा हमारी वसूली में कमी आई है बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन मैं सोचती हूँ कि आने वाले समय में, मतलब कमी यूं आई है कि बढ़ावा नहीं हुआ है। जितना हम पहले कर रहे थे उतना हमने कर लिया, परंतु जो मेरा प्रयास था कि हम उसको बढ़ा लेंगे, तो वो मैं सोचती हूँ कि आने वाले समय में हम अपनी वसूली का प्रतिशत भी बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। कैपिटल को रिसाइकिल होने के लिए वसूली भी उतना ही हमारा दायित्व है जितना कि हम लोगों को लोन देने का दायित्व समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। पुनीत जी। जी, मैम अगला प्रश्न करूं उससे पहले, ये आपने सक्सेस स्टोरीज बताई, ये बहुत ही मतलब उत्साहवर्धक भी हैं और लोग काफी मोटिवेटेड होंगे, दर्शक भी देख रहे हैं। और मैम शायद कुछ कहना चाहिए, आप अपनी बात पूरी करें फिर मैं प्रश्न लेता हूँ। नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि हमारी जो हमने अपनी एसएफएसी की एक वेबसाइट बना रखी है, और हमारा सारा काम जो है अत्यंत पारदर्शिता के साथ होता है। हर चीज के लिए हमारी एप्लीकेशन ऑनलाइन है, और कोई भी कहीं से भी बैठ करके एप्लीकेशन भर सकता है, और यहाँ पे हम उसको ऑनलाइन जवाब देते हैं। किसी को यहाँ हमारे चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाती हैं जब, तो हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार की, विभिन्न स्तर की कमेटियां बना रखी हैं। किसी एक के हाथ में कोई डिसीजन नहीं है। कमेटियां हैं जो कि हमारी उसमें प्राइवेट मेंबर भी आते हैं जो कि समाज से हैं, और उन लोगों के माध्यम से हम निर्णय लेकर के, और हमारा प्रयास यही रहता है कि जल्दी से जल्दी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स तो एक रहता है कंसिडरेशन में हमारे, कि कितना पैसा हमारे पास है। भाई अगर 10,000 लोग आज अगर वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम के लिए आ जाएंगे, तो हम कोशिश तो यही करेंगे कि हम 10,000 के 10,000 को फायदा दें। लेकिन अगर हमारे पास में फंड्स 500 के लिए हैं या 1,000-2,000 लोगों के लिए, तो फिर वो हमारी एक सीमा होती है। परंतु हम ये प्रयास जरूर करते हैं कि हम फंड्स की भी व्यवस्था करके पारदर्शी रूप से और शीघ्रता से हम सबको लाभान्वित कर सके, बिना किसी के यहाँ चक्कर लगाए। दैट इज द मेन थिंग, कि बिना हरासमेंट के, बिना परेशानी के किसी को अगर घर बैठ करके मिल जाता है, मैं सोचती हूँ इससे बड़ी सेवा नहीं है किसी के लिए। जी मैम, और अगला प्रश्न लूँ उससे पहले मैं अरविंद जी से अनुरोध करूंगा कि अरविंद जी, जब हमारे जितने भी यूट्यूब या बाकी नरेंद्र मोदी ऐप या जहां भी हमारा ये प्रोग्राम प्रसारित होगा, उसके लिंक में जरूर आप ये वेबसाइट का लिंक डाल दिए, ताकि दर्शक जो हो वो उसे नोट भी कर लें और उसे यूज भी कर पाए। और मैम मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जैसे भी एक आम किसान, अरविंद जी शायद दिखा, जिस स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, ये आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट पे, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो ये है वेबसाइट, ये आप गूगल के थ्रू भी खोज सकते हैं, या आप ऐसे भी डालेंगे तो ये बिल्कुल आपको दिख जाएगा। और यहाँ से आप अपनी जानकारी या सहायता जो भी वो प्राप्त कर सकते हैं, जैसा मैम ने बताया। धन्यवाद अरविंद जी। मैम मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि जैसे भी एक आम किसान जो है वो किसी भी ग्रामीण अंचल में कृषि कार्य में जुटा हुआ है, तो वो एसएफएसी को किस प्रकार से देखे और वो क्या अपेक्षा रख सकता है एसएफएसी से एज ए संस्था, कि वो किस प्रकार की सहायता या बाकी सारी चीजें, उसके बारे में अपने विचार रखें तो हमें इसका मार्गदर्शन मिले। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि मेन थिंग इज मार्केटिंग। जो आपको अपनी उपज को बेचने का जो कार्यक्रम रहता है कटाई के बाद में, उसमें हम मदद कर सकते हैं। मेरे पास में
तरह तरह के लोग मदद के लिए आते भी हैं। सबसे पहले तो हम उनको ई-नाम में रजिस्टर करा देते हैं, और ई-नाम में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है। ऑनलाइन आप जाइए और अपना नाम डालिए और आप अपनी मंडी के मार्फत उससे जुड़ जाइए। मंडी में ज़रूर आपको रजिस्टर करना होता है। तो वो मंडी में रजिस्टर होने के बाद में उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, और उसके पास में ऐप है हमारा। तो ऐप ई-नाम का ऐप है। ई-नाम के ऐप से वो पहले अपने घर बैठे देख ले कि आज की तारीख में मेरे को मेरी जो उपज है उसकी क्या मार्केट में भाव आ रहे हैं। अगर को उसको और 100 किलोमीटर की दूरी में, मान लीजिए कि वो बैठा है कोटा के अंदर राजस्थान में, तो कोटा की 100 किलोमीटर की परिधि में कितनी मंडियां आती हैं, उसकी सूचना उसको अपने ऐप पे मिल जाती है कि मैं आज अगर धनिया की प्रोड्यूस लेकर के आ रहा हूँ, तो धनिया के रेट 100 किलोमीटर की दूरी में जितनी मंडियां हैं, मान लीजिए कि 10 मंडियां हैं या 8 मंडियां हैं, तो उसमें कौन सी मंडी में मेरे को हाईएस्ट रेट मिल रहा है, तो वो ले जाए, उस वाली मंडी में ले जाए। ये उसको अपने घर पे पता चल जाता है कि क्या रेट चल रहा है। तो उस हिसाब से वो अपने आप को, चाहे उसको ट्रैक्टर में लेके आना हो, चाहे उसको ट्रक हायर करना हो, तो वो ले ले। फिर दूसरे हमारे ई-नाम पे हमने बड़े सारे मॉड्यूल्स बनाए, इस लॉकडाउन के दौरान ही हमने बनाए। एक हमने लॉजिस्टिक्स का मॉड्यूल बनाया, एक हमने बनाया एफपीओ का मॉड्यूल बनाया। बहुत सारे एफपीओस को ये नहीं मालूम है कि ई-नाम के अंदर हम रजिस्टर करके आज की तारीख में हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं अपने फार्म गेट से, बिना मंडी में फिजिकली अपनी प्रोड्यूस को लाए हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सुविधा हमने ई-नाम में दे रखी है, एफपीओस को दे रखी है। करीब आज की तारीख में 1800 एफपीओ ई-नाम के साथ जुड़े हुए हैं हमारे, और उसको लॉजिस्टिक्स की हमने एक लिंक दी हुई है, प्रोवाइड किया हुआ है कि जितने भी इंडिया के बड़े बड़े लॉजिस्टिक्स एग्रीगेटर हैं, जो ट्रक और ट्रॉली की भी, छोटी ट्रॉली से लेकर के बड़ा से बड़ा ट्रक की भी व्यवस्था जो कर देते हैं, उसकी सूचना है। तो आपको कहाँ से अच्छे दाम पे कौन सा ट्रक मिल रहा है, ट्रॉली मिल रही है, आप देखिए उसमें, उसका फायदा उठाइए आप। तो ये हैं छोटी छोटी चीजें जिससे कि हम किसान को मार्केटिंग में, चाहे वो सूचना से हो कि उसकी क्या प्राइस मार्केट में प्रिवेल कर रही है, या उसको लॉजिस्टिक्स के साथ में जोड़ना हो, या उसको अपने फार्म गेट से ही प्रोड्यूस को बेचने का की स्वतंत्रता हो, ये हमने उपलब्ध कराया। मैं सोचती हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि मैंने कहा कि इंडिविजुअल फार्मर को तो है ही, और इसके साथ में एफपीओ को भी है। धन्यवाद मैम। और अरविंद जी, आपका भी धन्यवाद। आपने जो स्क्रीन पे वेबसाइट्स को दिखाया, चाहे वो एसएफएससी की वेबसाइट हो या ई-नाम की वेबसाइट, सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग उस वेबसाइट को विजिट करें, उसको देखिए, बहुत सारी जानकारी आपको वहां से मिलेगी। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे इस कार्यक्रम के लिए, और काफी विस्तार से कई सारे प्रश्नों के आपने उत्तर भी दिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता चले। और मैं ये प्रोग्राम समाप्त हो उससे पहले आपसे एडवांस में कह सकते हैं अनुरोध भी कर लेता हूं कि हम आपकी सहायता आगे भी लेते रहेंगे, ताकि सकारात्मकता और सही जानकारी लोगों तक इस वर्चुअल मीट के प्रोग्राम के माध्यम से फैला सके। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं देश के युवाओं को, जिनके दिल में राष्ट्रहित सर्वोपरि है, जिनमें लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्धता है, ऐसे युवाओं को निमंत्रित करता हूं। देश के युवाओं से मेरा आह्वान है, वो आगे आए, देश की सेवा में